नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। बंगाल का विभाजन और गर्मपंथियों का युग, चरमपंथी भी कहते हैं, उग्रपंथी भी कहते हैं। तो आज हम लोग 1905 टू 1917 तक के पीरियड को डिस्कस करेंगे। और ये पीरियड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसी दौरान कांग्रेस में एक नई आइडियोलॉजी का जन्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्मपंथी लोग। ठीक है। और इस पीरियड में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है बंगाल विभाजन। तो इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आज आप लोग हमारे साथ ये पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट करोगे तो आप लोग क्या क्या जान पाओगे, क्या क्या सीख पाओगे, वो देख लो। आप लोग को पता चलेगा कि जो गर्मपंथियों का उदय क्यों हुआ, क्या कारण था, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में जानेंगे, सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और इसके पैरेलल 1905 से 1917 के बीच का जो समय है, इसके पैरेलल जो भी भारत में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे उन सब का बारे में जानेंगे। और लखनऊ समझौता क्या है जो 1916 में हुआ था, वो सब क्या है, ये सारा कुछ आप लोग जान पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। तो 1900 तक आते आते कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म होता है, जिसे कहते हैं गर्मपंथी विचारधारा या फिर उग्रवादी विचारधारा। ये विचारधारा क्या थी? ये विचारधारा जो कांग्रेस के जो पहले से विचारधारा चली आ रही थी नरमपंथियों की, ये इससे विपरीत थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जब भारत मेरा है, जब रहने वाले हम लोग खुद हैं, तो इस पे अंग्रेज क्यों अधिकार करे, अंग्रेज हम पे क्यों शासन करे। तो क्या वजह थी जिसके वजह से जो गर्मपंथी विचारधारा का जन्म हुआ, ये आप लोग कारण देख लो। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था जो नरमपंथियों की विचारधारा थी, नरमपंथियों की जो आइडियोलॉजी थी, जो वो अनुनय विनय की नीति करते थे, पिटीशन डालते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे, प्रेयर्स पास करते थे, उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरह से तो आज़ादी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे कारण की बात करें तो इसी दौरान पूरे भारत में एक बहुत सूखा पड़ा था, बड़ा भयानक सूखा पड़ा था, जिसमें 45 लाख लोगों की, कहा जाता है 45 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उस समय सरकार की जो न्यूट्रल पॉलिसी थी, न्यूट्रल नज़रिया था, जिससे एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। और वो क्या था? एक्सट्रीमिज्म या फिर उग्रवादी विचारधारा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रीजन बोला जाता है, जो कि भले ही 1905 में था, वो था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा है इसमें गर्मपंथियों के उदय होने में। अगर मैं इंटरनेशनल रीजन की बात करूं, उस समय विश्व स्तर पे क्या हो रहा था, तो उस समय 1905 के ही आसपास जापान, जो एक छोटा कंट्री है, उसने रशिया को हरा दिया था। अगर हम लोग बात करें जो एक बोर वार में, जिसमें अफ्रीका ब्रिटेन से लड़ रहा था, तो ये सब जो था वो भारत को हिम्मत दे रहा था, भारतीय लोगों को मोटिवेट कर रहा था। इसे लग रहा था कि अगर हम लोग भी अगर थोड़े लड़ाई करें, थोड़े अलग तरह से संघर्ष करें, तो हम लोग भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी वजह जो मिलकर कांग्रेस के ही अंदर एक नई आइडियोलॉजी का जन्म देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्मपंथी विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा। ठीक है। ये सब कारण था कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के उत्पन्न होने का, जन्म लेने का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फेमस गर्मपंथी लीडर थे। गर्मपंथी लीडर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 4 प्रमुख गर्मपंथी लीडर्स को हम लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाता है। एक है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इन तीनों की तिकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है। और एक है अरविंद घोष। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कौन है? गर्मपंथी नेता। ठीक है। तो यहां हम लोगों ने समझा कि कैसे कांग्रेस में एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ है और क्या वजह रही थी। ठीक है। हम लोग देख लिए कि कौन से एक्सट्रीमिस्ट फेमस लीडर्स थे, उसके बारे में देखे हैं। अब हम लोग
आगे के जो पीरियड है 1905 से 1917 का, वो हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से शुरू करेंगे और पूरा पीरियड को डिस्कस करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट और एक है बंगाल विभाजन, वो भी मैं एमसीक्यू की मदद से ही पूरा आप लोग को देखना कितने अच्छे से कंप्लीट कराता हूँ। हम लोग लेते हैं पहला एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 के अवधि को, पीरियड को क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उदारपंथी चरण जो है, उदारवादी चरण है, वो कब से है, 1885 टू 1905, 1885 से 1905 तक को क्या कहते हैं, उदारवादी चरण। उग्रवादी चरण जो रहा है वही 1905 से 1917 तक के जो समय है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण, क्योंकि इसी समय कांग्रेस में नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ और इसका इसी दौरान ही इस आइडियोलॉजी का धीरे धीरे विकास हुआ। गांधीवादी युग तो हम लोग बाद में करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, उग्रवादी चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो थे वो थे आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे खराब कामों में से एक काम जो था वही था बंगाल विभाजन। अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करें तो कुछ लॉर्ड कर्जन रिलेटेड मैं पॉइंट आप लोग को लिखा रहा हूं, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना या हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पहला पॉइंट है कि लॉर्ड कर्जन का शासन काल कब से कब तक था। तो वो था 1899 1899 टू 1905 तक, 1905 तक इसका कार्यकाल था। इसी के शासनकाल में क्या आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, लेकिन इसी के कार्यकाल में आया था। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। और ये कब आया था, ये तो आप लोग को पता ही है, ये आया था 1904 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर हम लोग और भी अगर कुछ बात करें तो उसने पुराने जो मोनूमेंट्स थे उससे जो थोड़े टूट गए थे या जिसे रिपेयर करने की जरूरत थी, उसके लिए एक नया अधिनियम पास किए थे जिसका नाम था प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, जो पास किए थे 1904 में। ये भी कब किए थे, 1904 में। ठीक है, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन जो है वो इन्हीं के शासनकाल में बिछाया गया था, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन इन्हीं के शासनकाल में बिछाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से, जो और क्वेश्चन नंबर 2 किसके रिलेटेड है, लॉर्ड कर्जन। तो आप लोग ये याद कर लेना और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग के सामने, बंगाल विभाजन जो था वो कब लागू हुआ था। मैं पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या हुआ था। हुआ यह था कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन आता है और कहता है कि हम आने वाले 2-3 महीनों में बंगाल का विभाजन कर देंगे। क्या बोले कि आने वाले 2-3 महीनों में बंगाल का विभाजन कर देंगे। उस समय जो बंगाल था वो काफी बड़ा रीजन था, जिसमें अभी के अगर बात करें तो अभी का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट इंक्लूड था। तो लॉर्ड कर्जन ने ये आके बोला कि बंगाल जो है वो काफ़ी बड़ा रीजन है और इसीलिए हमें उसमें शासन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मुश्किल हो रही है, इसीलिए क्या करेंगे, हम उसका बंटवारा करेंगे और हम क्या करेंगे, बंटवारा करके प्रशासनिक सुधार करेंगे। ये बात किसने कहा था, ये बात कहे थे लॉर्ड कर्जन ने। क्या करेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे और हम भारतीयों को गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस नहीं, वो बाद में जाके कुशासन ही देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये वो आके कहते हैं, तो ये अनाउंस कर देते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अनाउंसमेंट के बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई जाती है। कहां पे, टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई जाती है, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, जिसके नेतृत्व कर रहे होते हैं एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी।
और ये कहते हैं कि अगर लॉर्ड कर्जन अगर बंगाल का विभाजन करेगा तो हम इसके विरोध में शुरू करेंगे क्या, स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू करेंगे, स्वदेशी आंदोलन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो स्वदेशी आंदोलन कुछ नहीं है, बंगाल विभाजन के विरोध में, विद्रोह में, अगेंस्ट में किया गया जो आंदोलन था उसे ही स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। सभा हुआ कब, 7 अगस्त 1905 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एसएन बैनर्जी। तो वो दिन भी आता है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बंगाल कब किया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि उस समय भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, मतलब जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, बंगाल वाज द एपिसेंटर, बंगाल उसका क्या था, केंद्र था। तो बंगाल में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। ये कब पता चला, जब देखा तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये देखा गया कि बंगाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी क्या बोला गया, जिसकी राजधानी थी ढाका, और एक था पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी क्या बोला गया, जिसकी राजधानी बोला गया कि कलकत्ता है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया जो पूर्वी बंगाल जो बंटवारा किया, तो पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम प्रधान इलाका था और पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू प्रधान इलाका था। मतलब लॉर्ड कर्जन ने बंटवारा जो था वो हिंदू और मुस्लिम बेसिस में किया था, मतलब हिंदू और मुस्लिम को अलग करके उसकी एकता को तोड़ने की कोशिश की थी। और यही अगर एक पूछा जाए कि लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी, तो लॉर्ड कर्जन की नीति थी डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज करो। तो आप लोग से यह भी पूछ सकता है कि फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो ये नीति किसकी थी, लॉर्ड कर्जन की। उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम में फूट डाला, उन्हें अलग कर दिया, और क्या किया, जिससे क्या हुआ, यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो गई, थोड़ी कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों को अपना शासन करने में सुविधा हुआ। और इसी समय इसी के अगेंस्ट में शुरू हुआ बंगाल में, मुख्यतः बंगाल में, पूरे भारत में भी शुरू हुआ, मुख्यतः बंगाल में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। और आपसे पूछेगा स्वदेशी आंदोलन का नेता बंगाल में कौन था, तो आप बोलोगे एसएन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये प्रमुख पॉइंट्स बनते हैं आप लोग का बंगाल विभाजन में। और जितने भी अगर उस समय के जो स्वदेशी है, मतलब वो देसी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स बनते हैं आप लोग का बंगाल विभाजन से। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोल रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहते हैं, ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, लोकमान्य, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बन सकते हैं, ये आप लोग देख लो, ठीक है। क्या क्या बन सकता है वो आप लोग देख लो। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन शिरोल जो थे वो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ये उन्हें कहते हैं अशांति का पिता। तो बोलेगा अशांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, वो कहते हैं वेलेंटाइन शिरोल, अशांति का पिता, इंग्लिश में कहे तो फादर ऑफ अनरेस्ट, ठीक है। एक उन्होंने नारा दिया था, ये तो आप लोग सभी को पता है, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये याद रख लेना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है बाल गंगाधर तिलक से, कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कौन सा, गणपति उत्सव और शिवाजी, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर ईयर आपसे पूछे तो गणपति उत्सव जो शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक वो 1893 में शुरू किए थे, और शिवाजी उत्सव वो 1895 1895 में शुरू किए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक है
दो न्यूज़पेपर वो पब्लिश किए थे, एक का नाम था केसरी, याद रखना आप लोग, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा, दूसरे का नाम मराठा। जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। लैंग्वेज याद रखना, कभी कभी लैंग्वेज पूछ दिया जाता है कि किस लैंग्वेज में था। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, मराठा सुन के आप मराठी नहीं लगा देना वरना गलत हो जाएगा। तो मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और एक बुक भी लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक ने जब वो जेल में थे, उस बुक का नाम है गीता रहस्य। याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, जितना भी पॉइंट दिखा रहा हूँ सब आप लोग देख लेना, सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो क्या हुआ, गीता रहस्य जो है वो उन्होंने एक बुक लिखा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से बाल गंगाधर तिलक से। आप लोग क्या करना है, इस सारे को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने क्या है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मैंने बताया था कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में। ठीक है, ये मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुका है, वो हुआ था बनारस में। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, इसने अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उन्होंने नरमपंथी नेताओं से कहा था कि भाई आप लोग तो 20 साल से 1885 टू 1905 1905 तक आप लोग तो 20 साल आप लोग कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हो, हम लोग को भी थोड़ा मौका दो। ठीक है, तो हुआ क्या था, हुआ यह था बनारस में मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स रहते हैं, जो गर्मपंथी नेता रहते हैं, उन्हें कहता है कि आप लोग थोड़ा वेट करो। ठीक है, जब 1906 का आता है, एक साल बाद आता है, तो एक साल बाद वो फिर से आके मांग करते हैं कि भाई आपने पिछले साल तो कहा था कि मुझे लीडरशिप दोगे। तो वो क्या करते हैं, 1906 ईस्वी में फिर से वो दादा भाई नेहरू को, दादा भाई यहाँ पे बादा नहीं होगा, दादा भाई नेहरू आप लोग ये करना है, दादा भाई नेहरू को कांग्रेस के अधिवेशन का लीडर बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दादा भाई नेहरू जो है वो बड़े ही रिस्पेक्टेड कांग्रेस के लीडर रह चुके थे, तो उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए इस बार भी जो गर्मपंथी नेता है वो कुछ नहीं बोल पाते हैं और इस बार भी वो खून का घूंट पी के रह जाते हैं। होता क्या है, लेकिन इस अधिवेशन में जो गर्मपंथी लीडर है वो एक काम करते हैं, वो दादा भाई नौरोजी के मुंह से क्या करते हैं, स्वराज की मांग करवा लेते हैं, स्वराज की मांग करवा लेते हैं। तो स्वराज की मांग कब हुआ था, तो हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग तो की थी, पर शब्द किसके थे, शब्द थे गर्मपंथी को। ये याद रखना, गर्मपंथी ने बोला था और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मतलब ये हुआ कि 1906 ईस्वी में भी जो गर्मपंथी नेता थे उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता करने का हक नहीं दिया गया, 1906 भी गुजर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने क्या है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपको अगर वर्ष पूछे तो आप बताओगे 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगर आपसे डेट पूछे तो डेट भी आप लोग बता सकते हो, डेट क्या था, 30 दिसंबर को क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहां पर हुआ, वेन्यू पूछा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई, वो हुआ था ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, किसने की थी, सलीमुल्लाह खान ने। और आगा खां जो थे, आगा खां वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। कौन थे पहले प्रेसिडेंट, आगा खां। आगा खां इसके पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो आप लोग ये भी बोल सकते हो किसके, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ठीक है, तो ये क्यों हुई थी, मुसलमानों को उसके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यही मुस्लिम लीग आगे जाकर पाकिस्तान की मांग करते हैं और क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप लोग देख रहे हो कि 2 साल 1905 1906 से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्मपंथी थे, वो अपना कांग्रेस की अध्यक्षता करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे, पर मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल दे रहे थे। तो 1907 का जो अधिवेशन शुरू में होने वाला था वो होने वाला था नागपुर में। नागपुर में अगर नागपुर में ये अधिवेशन होता तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नागपुर में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गर्मपंथी नेता थे, उनका बोलबाला था। अगर ये नागपुर में होता तो लीडर्स कौन बनते, गर्मपंथी बनते। तो इसीलिए जो मॉडरेट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो फिर से गेम खेलते हैं और ये सेशन कहाँ करवा देते हैं, ये सेशन करवा देते हैं सूरत में। तो नागपुर में ना करके ये कहाँ करते हैं, ये कर देते हैं सूरत में। कहाँ करते हैं, सूरत में। और सूरत में ये अधिवेशन करते हैं और अध्यक्षता किसको देते हैं, और अध्यक्ष बनाते हैं रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष को इसके अध्यक्ष बनाते हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, जो गर्मपंथी रहते हैं, उन्हें इस बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिलती है। और ये जो गेम खेलते हैं, कौन गेम खेलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जो नागपुर में ना करा के सूरत में करा देते हैं। इससे गुस्सा होकर क्या होते हैं, गर्मपंथी क्या करते हैं, अधिवेशन में अंडा जूता चप्पल फेंक के उसका स्वागत करते हैं, मतलब विरोध करते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती है। और यही घटना के कारण कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस टूट जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं सूरत स्प्लिट। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं सूरत स्प्लिट, मतलब सूरत बंटवारा। अगर सूरत बंटवारा भी आए तो ये इसी घटना को कहते हैं। तो होता क्या है, सूरत स्प्लिट में होता है कि जो कांग्रेस रहते हैं ये 2 भागों में बढ़ जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथी। यहाँ पे कांग्रेस टूट जाता है। क्यों टूटता है उसके रीजन हमने देख लिया, और ये सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में होता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए जाने वाले क्रांतिकारियों में सबसे छोटा था। सबसे छोटा कौन था, तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे वो सबसे छोटा क्रांतिकारी था जिसे फांसी पर लटकाया गया था। हुआ ये था कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हुआ ये था कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, एक और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं किसकी हत्या करने की, मुजफ्फरपुर के एक जज रहते हैं जिसका नाम रहता है किंग्सफोर्ड। जज का नाम क्या है, किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के एक जज रहते हैं जिसका नाम रहता है किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं और कि उसके गाड़ी पर बम फेंकते हैं। लेकिन ये बम जो है वो उसकी गाड़ी पे ना गिरकर एक दूसरे जो कैनेडी की गाड़ी पे गिरते हैं। किसकी गाड़ी पे, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे ना गिरकर वो गिरता है किस पे, कैनेडी की गाड़ी पे गिरते हैं। और इसमें 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं आत्महत्या। वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। कब फांसी पर लटकाया जाता है, तो 11 अगस्त 1908 को उन्हें, खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और कितने उम्र में लटकाया जाता है, तो ये लगभग 18 से कुछ बड़े थे, तो 18 वर्ष आप बोल सकते हो। 18 वर्ष की उम्र में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इसी घटना को बोला जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड या फिर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड या मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। तो ये सारे पॉइंट्स बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है मैंने आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो प्रस्तुत किया गया था ये 1909 को किया गया था। कब किया गया था, 1909 को। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है मार्ले मिंटो में। जो पहला मार्ले है वो असल में है, वो क्या है, उस समय के भारत सचिव
सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, भारत सचिव, और मिंटो जो थे वो उस समय के थे वायसराय। ठीक है, तो मार्ले कौन थे? मार्ले का पूरा नाम जॉन मार्ले था, और मिंटो तो आपको पता ही है, लॉर्ड मिंटो। आगे जाके ऐसा ही एक और रिफॉर्म आएगा जो आएगा 1919 ईस्वी में, जिसे क्या कहेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव रहेंगे और चेम्सफोर्ड जो है वो क्या रहेंगे? वायसराय। ठीक है, तो ये मार्ले मिंटो में कौन क्या है वो मैं आप लोग को बता दिया। मार्ले जो थे वो कौन थे? भारत सचिव उस समय के, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मिंटो जो थे वो कौन थे? वायसराय। क्या हुआ था? ये रिफॉर्म जो हुआ था इसमें क्या बताया गया था? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक है, सेपरेट वोटिंग इलेक्टोरेट की बात की गई थी, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मतलब मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग प्रणाली शुरू कर दी गई थी। कौन से रिफॉर्म्स के तहत? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कब आया था? 1909 में। ठीक है, जिसमें मार्ले क्या थे? मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय। इसे आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, कहीं कहीं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी इसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। वो क्या बोलता है आप लोग के सामने, वो मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है कि तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में जो हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आप लोग को बताना है। तो तृतीय दिल्ली दरबार जो हुआ था, जो 1911 के, उस समय भारत के गवर्नर जनरल नहीं, उस समय भारत के वायसराय होगा। क्या होगा? क्योंकि गवर्नर जनरल का पद तो खत्म हो गया था, वायसराय। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? हुआ यह था कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा थे, कौन थे? जॉर्ज फिफ्थ, और उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी मेरी, वो भारत आए थे। कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। और इसी में दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था, और इसी दरबार में ये कहा गया था कि बंगाल का जो विभाजन हम लोग किए थे उसे रद्द कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द कर रहे हैं। ठीक है, इसी दरबार में, जो दिल्ली दरबार लगा था, इसी में बोले थे। और एक बात उन्होंने और भी कहा था, कहते हैं कि जो राजधानी है भारत की, उसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा हुई थी। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा हुई थी। आप लोग ये शब्द पे जोड़ देना, घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 1911 में, क्योंकि दिसंबर में हुआ था। और एक्चुअली जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था? ये हुआ था 1912 को। ये 1912 को हुआ था। ठीक है, और इसी समय जो जॉर्ज फिफ्थ जो उस समय भारत आए थे, इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की नींव रखी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की नींव रखी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये भी पूछ सकता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का नींव कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। हालांकि ये गेटवे ऑफ इंडिया पूरा जो बन के तैयार हुआ है, ये हुआ है 1924 में। ठीक है, लेकिन नींव इसी समय रखा गया था, क्योंकि उस समय क्या आ रहे थे? उसके सम्मान में जॉर्ज फिफ्थ और उसकी पत्नी जो आ रही थी, उसी के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने है कि 1911 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो आयोजित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। वो कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में। तो ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 में। कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, रुक जाओ आप लोग।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धर। कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर, ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन की खास बात बोले तो इस अधिवेशन में पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन इसे गाया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे पहली बार गाया गया था। जन गण मन कौन लिखे हैं? तो ये आप लोग को पता ही है, आर.एन. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जन गण मन राष्ट्रीय गान जो है वो लिखे हैं। और जो अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था वो गाई थी सरला देवी। सरला देवी, सरला देवी जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी? भतीजी थी, भतीजी। ठीक है, तो इसीलिए पहली बार जन गण मन इस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, इसीलिए ये कांग्रेस का अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण धर ने। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है कि किस वर्ष टैगोर ने नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जीता था? कौन से ईयर में? तो नोबेल प्राइज जीते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो जीते थे 1913 ईस्वी को, 1913 ईस्वी को। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल प्राइज जीता था। किसमें मिला था उन्हें नोबेल प्राइज? तो वो मिला था लिटरेचर में, साहित्य में। ठीक है, कौन से, उनकी कौन सी साहित्यिक रचना थी? तो उसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। इन्होंने ही, आप लोग को मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि इन्होंने ही जन गण मन की रचना की थी और इसे पहली बार गाया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। उन्होंने एक और उनकी जो रचना है जो काफ़ी पॉपुलर है वो है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। जो ये कब लिखे थे? वो लिखे थे जब बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी का। उस समय वो सभी बंगालियों में प्रेम बढ़ाने के लिए बंगाल विभाजन के विरोध में ये रचना लिखी गई थी, आमार सोनार बांग्ला। पहले ये कब लिखी गई थी? तो ये 1905 में, और ये बाद में जाके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। किसका? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। और बांग्लादेश ने इसे कब राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार किया? तो ये किए हैं 1971 ईस्वी में, 1971 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो आप लोग बताओगे 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। अगर पूछे स्थापना किसने की थी तो आप बताओगे लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने स्थापना हुई थी। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे सोहन सिंह, सोहन सिंह। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी तो आप बताओगे कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 से बन सकता है, गदर पार्टी से बन सकता है कि कब स्थापना हुई थी, किसने किया था, कौन प्रेसिडेंट था और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है कि कामागाटा मारू क्या है? इसमें से कामागाटा मारू क्या है ये आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को ये थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक से सुनना। कि एक पंजाबी आदमी थे जिनका नाम था, एक पंजाबी आदमी थे जिनका नाम था बाबा गुरदीप संधू, बाबा गुरदीप संधू। ठीक है, उन्होंने एक जहाज किराया पर लिया और जिसका नाम क्या था उस जहाज का? उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, एक जहाज किराया पे लिया। और उस जहाज क्यों किराए पे लिया? उन्होंने उस जहाज में से बहुत सारे पैसेंजर को लेकर वो कहाँ रवाना हुए? वो कनाडा की तरफ रवाना हुए। कितने सारे पैसेंजर को लेकर? तो वो 376 पैसेंजर को लेकर, 376 पैसेंजर को लेकर कहाँ से रवाना हुए? अगर ये पूछे तो ये रवाना हुआ था, कहाँ से रवाना हुआ? ये हुआ हांगकांग से।
हांगकांग से ये जहाज रवाना हुआ और कहाँ के लिए रवाना हुआ? ये रवाना हुआ कनाडा के लिए, कनाडा के लिए। ठीक है, तो जब कनाडा में वो लोग पहुंचते हैं कितने पैसेंजर्स को लेकर? तो बोलोगे 376, 376। तो जब वो कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा के जो पोर्ट अथॉरिटी के जो लोग रहते हैं वो जो पैसेंजर है उसे उतरने के लिए नहीं देता है, और फिर से ये जो जहाज है कामागाटामारू ये फिर से कोलकाता आता है। कहाँ पे? कोलकाता। फिर से ये यहाँ कहाँ पे आता है? तो ये फिर से कोलकाता मतलब कलकत्ता, उस समय तो कलकत्ता नाम था। ठीक है, तो कहाँ आता है? फिर से कलकत्ता आता है, और कलकत्ता में ब्रिटिश जो थे वो भी उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, वहाँ के जो पैसेंजर्स रहते हैं उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, और गोली चलाते हैं जिसमें से लगभग बोला जाता है कि 18 लोग मर जाते हैं, 18 लोग मर जाते हैं, और 202 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 202 को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और कुछ लोग भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। तो ये घटना थी, हम लोग कामागाटामारू की घटना के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कामागाटामारू जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से? हांगकांग से कनाडा गया, कनाडा के पोर्ट अथॉरिटी उसे यहाँ पे उतरने नहीं दिया, फिर से कलकत्ता आया, कलकत्ता में वहाँ पे उन पर गोली चलाई गई जिससे 18 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है कि तिलक ने होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था? तिलक ने, ठीक है, तिलक की बात की गई है। तो तिलक ने होम रूल आंदोलन, पहले हम लोग जानते हैं होम रूल आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो हम लोग, आप लोग को पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश जो रहते हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में बिजी रहते हैं। तो इसी दौरान तिलक क्या सोचते हैं कि भारत को स्वशासन दिलाने के लिए, भारत को सेल्फ गवर्नेंस दिलाने के लिए वो शुरू करते हैं होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कब शुरू करते हैं तो वो शुरू करते हैं अप्रैल 1916 ईस्वी में। कब शुरू करते हैं? अप्रैल 1916 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाए कहाँ शुरू करते हैं तो तिलक शुरू जो किए थे वो किए थे पुणे में। ठीक है, पुणे में शुरू करते हैं। एक और लेडी है जिनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन शुरू करती है, और वो शुरू करती है सितंबर 1916 में। और वो कहाँ शुरू करती है? वो शुरू करती है मद्रास में, वो शुरू करती है मद्रास में। ठीक है, तो जो तिलक जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं पुणे होम रूल लीग, और जो एनी बेसेंट रहती है वो शुरू करती है मद्रास होम रूल लीग, और दोनों एक अप्रैल में करते हैं और दूसरा सितंबर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं होम रूल आंदोलन से, होम रूल मूवमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को बोल रहा है कि 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था किसमें? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और बोला जाएगा कि जो पैक्ट हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे, कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो उस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और अगर मुस्लिम लीग की बात करूं तो उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में समझौता होता है। समझौता क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि 1914 ईस्वी में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो ब्रिटेन जो कि एलाइड पावर की तरफ से लड़ रहे थे, और जो एक मुस्लिम प्रधान कंट्री है जिसका नाम था टर्की, कहाँ से लड़ रहे थे? सेंट्रल पावर से लड़ रहे थे। और ब्रिटेन जो है वो इस युद्ध में आगे बढ़ रहा था, और वहाँ के जो टर्की के जो मुस्लिम थे उस पर अत्याचार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो विश्वास है अंग्रेजों पर वो डगमगा रहा था। इसीलिए उन्होंने, मुस्लिम लीग ने वो किससे समझौता किया? कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से। मुस्लिम लीग कांग्रेस से समझौता किया, और कांग्रेस इस बात पे सहमत हो गए। किस बात पे? सेपरेट इलेक्टोरेट पे सहमत हो गए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट पे सहमत हो गए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था,
कहाँ हुआ था और किसके बीच में हुआ था, कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे, और किस बात पे सहमति हुई थी। कांग्रेस जो है वो मान गया था किस पे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात पे मान गया था, और यही समझौता आगे जाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है इसकी भावना को जन्म देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे, उसके फाउंडर कौन थे, ये आप लोग को बताना है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामना। ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? अगर आपसे पूछे BHU की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। और अकेले मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसमें साथ थे कौन कौन? एनी बेसेंट भी साथ थी, एनी बेसेंट भी साथ थी, और एक थे जिनका नाम था सुंदर लाल। तो ये तीनों मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। और कब किया जाता है? 1916 ईस्वी को। एक चीज़ याद रखना, मरने के बाद मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न, ये याद रखना। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने है कि पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी कब बना था, ये आप लोग को बताना है। तो पहली जो यूनिवर्सिटी थी, महिला यूनिवर्सिटी, ये बना है 1916 ईस्वी को। ये बना है 1916 ईस्वी को। और कौन से महीने में अगर पूछा जाए पूरा, तो ये आप बोलोगे जुलाई 1916 को बना था। अगर आपसे पूछे कि उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से विमेंस यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से विमेंस यूनिवर्सिटी। वो पहला जो विश्वविद्यालय बना था वो कब बना था? जुलाई 1916 को। और उसका नाम क्या था ये आप लोग को मैं बता दिया। अगर आपसे पूछे किसने इसकी स्थापना की थी, तो स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? केशव कर्वे ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, ये अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलोगे इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? बम्बई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी से आप लोग को पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, नाम क्या था इस यूनिवर्सिटी का, किसने किया था इसकी स्थापना, और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को बोल रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जाना जाता है, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम जो है वो है सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग। वो क्या है? सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग जो आया था वो आया था, क्यों आया था? वो आया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशनल प्रॉब्लम थे उसे दूर करने के लिए, और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए इसके लिए स्थापना किया गया था सैडलर कमीशन का। अगर आपसे पूछा जाए कि सैडलर कमीशन की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे सर माइकल सैडलर ने। किसने की थी? सर माइकल सैडलर ने इसकी स्थापना की थी। और इसका दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सेकेंडरी एजुकेशन को भी क्या किया? इंक्लूड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 से। किसने स्थापना की थी, क्या इसका नाम था, दूसरा नाम क्या है, और किस लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आप लोग के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये आप लोग को पूछा गया। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी कौन? वो एनी बेसेंट थी। वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, और कब अध्यक्ष बनी थी? वो बनी थी 1917 को। 1917 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसमें वो अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। और आप लोग को ये भी बता चुका हूँ कि एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट था वो शुरू की थी। वो कहाँ शुरू की थी? मद्रास में शुरू की थी।
ठीक है। और आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन बने एनी बेसेंट से तो वो बन सकता है कि एनी बेसेंट 2 अखबार न्यूज़पेपर जो थे वो पब्लिश की करती थी, उसका नाम क्या था? एक था कॉमनवेल्थ, एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। दूसरा था न्यू इंडिया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो 20 था उससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम की 2 जो अखबार थी डेली न्यूज वो संपादित करती थी। कौन? एनी बेसेंट। तो यहाँ आज हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है जिसमें हमने आज पूरा डिस्कस किया कि एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, बंगाल विभाजन के बारे में बात किया और सारे घटनाओं के बारे में बात किया। अगर फिर भी आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज या कोई भी अपने क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हो। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी है, वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम लोग रेगुलर क्वेश्चन अपडेट करते हैं जहाँ पे आप लोग डेली अपने तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। टेलीग्राम में हम लोग हर वीडियो के जो क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं उसके PDF भी वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो भी वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए अच्छे से रहो, हमारे वीडियोज़ को देखते रहो, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सके शेयर करो और अच्छे से रहो आप लोग। थैंक यू।